हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति से अभिप्राय केंद्रीय बैंक के नियंत्रणाधीन उपकरणों CRR, SLR, REPO, रेपो आदि के उपयोग से है, जिससे कि मुद्रा और ऋण की उपलब्धता, लागत तथा उपयोग को नियंत्रित कर मुद्रास्फीति को स्थिर रखते हुए विकास को बढ़ावा दिया जा सके। अन्य शब्दों में, किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा उस देश में स्थिरता तथा विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किए गए मौद्रिक उपायों को मौद्रिक नीति कहते हैं। मौद्रिक नीति के तीन प्रमुख लक्ष्य हैं। पहला है कम और स्थिर मुद्रास्फीति, जिसको कहते हैं अल्पकालीन लक्ष्य। दूसरा है वित्तीय स्थिरता, जिसको कहते हैं मध्यकालीन लक्ष्य। तीसरा है समावेशी विकास की प्राप्ति, जिसको कहते हैं दीर्घकालीन लक्ष्य। 20 फरवरी 2015 को भारत सरकार एवं RBI के मध्य समझौता हुआ था, जिसमें मुद्रास्फीति के संदर्भ में दो लक्ष्य रखे गए। पहला, जनवरी 2016 तक मुद्रास्फीति की दर 6% से नीचे लाना। दूसरा था वित्तीय वर्ष 2016-17 तथा आगामी वर्षों में मुद्रास्फीति की दर को 4 ± 2% के स्तर पर बनाए रखना। भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 6 बार प्रत्येक 2 माह पर अपनी मौद्रिक एवं ऋण नीति की घोषणा करता है। मौद्रिक नीति के उपकरण, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन में कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष उपकरणों में वह उपकरण आते हैं जो मुद्रा की मात्रा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इसमें CRR, SLR तथा पुनर्वित्त सुविधाएं आती हैं। वे उपकरण जो मुद्रा की मात्रा को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं मौद्रिक नीति के अप्रत्यक्ष उपकरण कहलाते हैं। इनके माध्यम से साख सृजन को प्रभावित किया जाता है। इसमें खुले बाजार की क्रियाएं, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर आदि आते हैं। आगे देख लेते हैं नगद आरक्षित निधि अनुपात CRR। अपनी संपूर्ण जमा देयताओं, निवल मांग, नेट डिमांड एवं समय देयताओं, टाइम लायबिलिटीज की वह हिस्सेदारी जो अनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक में नकदी शेष के रूप में रखनी होती है, CRR कहलाती है। नगद आरक्षित अनुपात के अधिक होने पर साख सृजन क्षमता कम होती है। जब भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा प्रसार करना चाहता है तो CRR में कमी कर देता है। इसके विपरीत मुद्रा संकुचन हेतु नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है। आगे देख लेते हैं सांविधिक तरलता अनुपात SLR। निवल मांग और समय देयताओं की वह हिस्सेदारी जो बैंकों को सहकारी प्रतिभूतियों, नकदी और स्वर्ण जैसी सुरक्षित और चल आस्तियों एसेट्स में रखना होता है, SLR कहलाता है। SLR एवं बैंकों की तरलता के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है, अर्थात SLR में वृद्धि से तरलता में कमी आती है। अब रेपो दर देख लेते हैं। रेपो रेट, यह वह नीति दर है जिस पर RBI वाणिज्य बैंकों को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। यह पुनर्क्रय विकल्प रीपरचेज ऑप्शन का संक्षिप्त रूप है। रेपो दर के तहत RBI अनुसूचित बैंकों की साख सृजन क्षमता को प्रभावित करता है।
रेपो दर के बढ़ने से बैंकों के साख सृजन की क्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी तथा एवं इसके विपरीत कम रेपो दर साख सृजन की क्षमता में वृद्धि करेगा। आगे देख लेते हैं रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो और ये रेपो दर दोनों पूछा जाता है। रिवर्स रेपो दर ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, कई बार। रिवर्स रेपो दर वह दर होती है जो आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को उनकी अल्पकालीन जमाओं पर दिया जाता है। यह सदैव रेपो दर से कम होती है। यही पूछा गया था, जैसे कि ये रेपो पूछा गया था, जैसे रिवर्स रेपो दर है। अब ये देखो बता रहे हैं ना यहाँ पर कि यह सदैव रेपो दर से कम होती है। तो ये जो है पूछा गया था रेपो दर से अधिक होती है कि कम होती है या ज़्यादा होती है, तो यह इसमें यही आंसर था कि जो है यह सदैव रेपो दर से कम होती है। कौन? रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर से कम होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कई बार पूछा गया है। नोट यहाँ पर नोटेड पॉइंट में है, धातव्य है कि CRR एवं SLR का प्रयोग अर्थव्यवस्था में तरलता की मात्रा को नियंत्रित करने, जबकि रिवर्स रेपो दर का प्रयोग साख नियंत्रित हेतु किया जाता है। सीमांत स्थायी सुविधा दर। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट MSFR। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपनी अति अल्पकालीन ओवरनाइट तरलता आवश्यकता की पूर्ति हेतु अपने SLR के बदले MSFR पर RBI से एक निश्चित सीमा बैंकों के निवल मांग मतलब नेट डिमांड एवं सावधि जमाओं का 2% तक ऋण ले सकते हैं। सीमांत स्थायी सुविधा दर बैंकिंग प्रणाली को अप्रत्याशित तरलता आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। आगे देखते हैं बैंक दर। बैंक रेट क्या होता है? बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक विनिमय बिलों या अन्य वाणिज्यिक पत्रों की खरीदने या पुनर्बट्टा रीडिस्काउंट करने को तैयार रहता है। व्यावहारिक रूप से रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन वित्त की उपलब्धता बैंक दर पर करवाता है। बैंक दर MSF की दर होती है। इस दर के द्वारा रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों की साख उपलब्धता तथा साख की लागत को प्रभावित करता है। साख नियंत्रण क्या होता है? क्रेडिट कंट्रोल। साख नियंत्रण की 2 विधियां हैं, इनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। पहला है परिमाणात्मक साख नियंत्रण है क्वांटिटेटिव मेजर। परिमाणात्मक साख नियंत्रण विधि के अंतर्गत साख सृजन की मात्रा को प्रभावित किया जाता है। इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर पड़ता है। इसके अंतर्गत निम्न उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। पहला है बैंक दर, दूसरा है सीमांत स्थिर सुविधा दर, सीमांत स्थायी सुविधा दर। पहला है बैंक दर, फिर से देख लेते हैं। पहला है बैंक दर, दूसरा है सीमांत स्थायी सुविधा दर, तीसरा है खुले बाजार की क्रियाएं, चौथा है रेपो रिवर्स रेपो दर, फिर है पांचवा है नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, फिर है सांविधिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो। इसको देख लेते हैं। उपयुक्त दरों एवं साख सृजन में ऋणात्मक संबंध होता है। दूसरा देख लेते हैं गुणात्मक साख नियंत्रण।
क्वालिटेटिव मेजरमेंट रेशियो, देखिए नहीं, एक मिनट। गुणात्मक साख नियंत्रण को चयनात्मक विधि भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत साख के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत आरबीआई व्यापारिक बैंकों के द्वारा अवांछित आर्थिक क्रियाओं हेतु दिए गए ऋण को प्रोत्साहित करती है, जबकि वांछित गतिविधियों की ओर साख के प्रवाह को प्रोत्साहित करती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित तरीके प्रयुक्त होते हैं। पहला है न्यूनतम सीमा या मार्जिन का निर्धारण, दूसरा है नैतिक दबाव, तीसरा है साख मानदंड का निर्धारण। खुले बाजार की क्रियाएं, आगे देख लेते हैं। खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जब मुद्रा बाजार में सरकारी हुंडियों के क्रय विक्रय के द्वारा देश में मुद्रा बाजार तथा वाणिज्यिक बैंकों का नियंत्रण किया जाता है, तो इसे खुले बाजार की प्रक्रियाएं कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंकों को जब बाजार में व्याप्त मुद्रा को निकालना होता है या कम करना होता है, तो वह खुले बाजार का प्रयोग करती है। मुद्रास्फीति तथा मुद्रा संकुचन, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। मुद्रास्फीति देख लेते हैं। जब मुद्रा के मूल्य में कमी होने से सामान्य मूल्य स्तर बढ़ जाता है, तो इसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति को मुद्रा प्रसार भी कहा जाता है। मुद्रा प्रसार की स्थिति में मुद्रा की मात्रा आवश्यकता से अधिक नोट निगमन के कारण बढ़ जाती है, जबकि वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा उसकी तुलना में कम रहती है। मुद्रास्फीति में सामान्य मूल्य स्तर बढ़ जाता है। कीमत स्तर में प्रत्येक वृद्धि मुद्रास्फीति नहीं होती है। मुद्रास्फीति उत्पन्न होने के दो कारण हैं। पहला है मांग, मौद्रिक आय में वृद्धि, तथा दूसरा है पूर्ति, उत्पादन में कमी। मौद्रिक आय में वृद्धि सरकार की मौद्रिक नीति, घाटे की अर्थव्यवस्था, गैर विकासात्मक व्ययों में वृद्धि, मुद्रा के चलन वेग में वृद्धि तथा व्यापारिक बैंकों की साख नीति में परिवर्तन, करों में छूट, ऋण वसूली में ढील एवं पुराने ऋणों का भुगतान, विदेशी पूंजी का आयात, वित्तीय अव्यवस्था आदि के कारणों से होता है। आगे देख लेते हैं। जबकि उत्पादन में कमी के प्रमुख कारण औद्योगिक अशांति, सरकार की अदक्ष व्यापार नीति, कच्चे माल का अभाव, संग्रहण की प्रवृत्ति, अदक्ष उत्पादन ढांचा आदि। मुद्रा संकुचन या अपस्फीति। डिफ्लेशन, मुद्रा संकुचन अथवा अस्फीति मुद्रास्फीति की विपरीत की स्थिति है। अपस्फीति की स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है और वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट आती है। इसका कारण है मौद्रिक आय तथा उत्पादन मात्रा में असंतुलन होना। जब मौद्रिक आय उत्पादन की मात्रा से कम होती है और इसके कारण मूल्य गिरने लगता है, तो इसे अपस्फीति कहा जाता है। चार्ट देख लेते हैं। मुद्रास्फीति तथा मुद्रा संकुचन का विभिन्न वर्गों क्षेत्रों पर पड़ने वाला प्रभाव। वर्ग और क्षेत्र हैं। मुद्रास्फीति का प्रभाव है, मुद्रा संकुचन का प्रभाव है। वर्ग और क्षेत्र में पहला है उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या करेगा? मुद्रास्फीति का प्रभाव पड़ेगा तो हानि होगी और मुद्रा संकुचन का प्रभाव पड़ेगा तो लाभ होगा। ऋणी, मुद्रास्फीति का प्रभाव पड़ेगा तो उसको लाभ होगा ऋणी को, और मुद्रा संकुचन का प्रभाव में हानि होगी। ऋणदाता को हानि होगी,
तथा ऋणदाता को मुद्रास्फीति के प्रभाव से हानि होगी और मुद्रा संकुचन के प्रभाव से लाभ होगा। स्थिर आय वर्ग क्षेत्र में क्या होगा, मुद्रास्फीति के प्रभाव से हानि होगी और मुद्रा संकुचन के प्रभाव से लाभ होगा। परिवर्तनशील आय वर्ग में क्या होगा, मुद्रास्फीति के प्रभाव से लाभ होगा और मुद्रा संकुचन के प्रभाव से हानि होगी। फिर है सार्वजनिक बचत। सार्वजनिक बचत मुद्रास्फीति के प्रभाव से कमी होगी और मुद्रा संकुचन के प्रभाव से वृद्धि होगी। सार्वजनिक व्यय मुद्रास्फीति के प्रभाव में वृद्धि होगी और मुद्रा संकुचन के प्रभाव के कारण कमी होगी। आयात वर्ग क्या होगा, आयात वर्ग में मुद्रास्फीति का प्रभाव में वृद्धि होगी और मुद्रा संकुचन के प्रभाव में कमी होगी। निर्यात में क्या होगा, मुद्रास्फीति के प्रभाव में कमी होगी और मुद्रा संकुचन के प्रभाव में वृद्धि होगी। रोजगार में क्या होगा, रोजगार में मुद्रास्फीति के प्रभाव में वृद्धि होगी और मुद्रा संकुचन के प्रभाव में कमी होगी। फिर है बैंकिंग तथा बीमा कंपनियां। बैंकिंग तथा बीमा कंपनियां क्या करेंगी, मुद्रास्फीति के प्रभाव में विकास होगा। एक मिनट देख ही नहीं रहा। मुद्रास्फीति के प्रभाव में विकास होगा इसका, यानी विकास होगा और मुद्रा संकुचन के प्रभाव में इसकी मुद्रा संकुचन का प्रभाव जो है इस पर जब पड़ेगा तो पतन होगा बैंकिंग एवं बीमा कंपनियों को। करारोपण में जो है मुद्रास्फीति के प्रभाव में जो है वृद्धि होगी और मुद्रा संकुचन के प्रभाव में कमी होगी। उत्पादन व्यापारी किसान जो है मुद्रास्फीति के प्रभाव में लाभ होगा और मुद्रा संकुचन के प्रभाव में हानि होगी। पेंशन भोगी क्या करेगा, मुद्रास्फीति के प्रभाव में हानि होगी और मुद्रास्फीति के प्रभाव में क्या होगा, पेंशन वाले को, पेंशन भोगी जो रहेगा मुद्रास्फीति के प्रभाव में हानि होगी और मुद्रा संकुचन के प्रभाव में लाभ होगा। आगे देख लेते हैं मुद्रा संस्फीति। एक मिनट, मुद्रा संस्फीति रिफ्लेशन। जब अत्यधिक मुद्रा संकुचन के कारण अर्थव्यवस्था में जड़ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो अर्थव्यवस्था को इसके दुष्परिणामों से बचाने के लिए कृत्रिम मुद्रास्फीति का सहारा लिया जाता है। मुद्रा संस्फीति के अंतर्गत रणनीतिक कदम के तहत अर्थव्यवस्था में मुद्रा तथा साख की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जाती है जिससे सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि की जा सके। मुद्रा अपस्थिति। डिसइंफ्लेशन। जब मुद्रास्फीति के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा की मात्रा कम की जाती है तो उसे मुद्रा अपस्फीति कहते हैं। मुद्रा अपस्फीति कहते हैं। मुद्रा अपस्फीति में मुद्रा की मात्रा को जानबूझकर धीरे धीरे कम किया जाता है जिससे कीमत स्तर में कमी होने लगती है। स्टैगफ्लेशन मुद्रास्फीति की वह स्थिति जिसमें मूल्य वृद्धि के साथ आर्थिक निष्क्रियता तथा बेरोजगारी की स्थिति विद्यमान रहती है। जिसमें क्या होता है, मूल्य वृद्धि के साथ आर्थिक निष्क्रियता तथा बेरोजगारी की स्थिति विद्यमान रहती है यानी बनी रहती है। अवमूल्यन डिवैल्यूएशन। अवमूल्यन से आशय किसी देश द्वारा अपनी मुद्रा के बाह्य मूल्यों को किसी अन्य देश की मुद्रा के सापेक्ष जानबूझकर कम करने से होता है। मुद्रा अवमूल्यन के उद्देश्य प्रतिकूल भुगतान शेष की स्थिति में सुधार लाना, निर्यात को प्रोत्साहित तथा आयात को हतोत्साहित करना, विदेशी पूंजी आकर्षित करना, विदेशी मुद्राओं की कालाबाजारी को रोकना आदि है। अवमूल्यन के कारण देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य कम हो जाता है जिससे विदेशियों के लिए उस देश की वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं। वस्तुओं के सस्ती होने के कारण पहले की तुलना में उतनी ही राशि में अधिक वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं।
इस प्रकार अवमूल्यन करने वाले देश का निर्यात अवमूल्यन करने वाले देश का निर्यात प्रोत्साहित होता है। अवमूल्यन से अवमूल्यन करने वाले देश के लिए आयात महंगा हो जाता है, क्योंकि उसकी मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी होती है, अतः इससे आयात हतोत्साहित होता है। अवमूल्यन का आंतरिक मूल्य स्तर अथवा मुद्रास्फीति पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। अवमूल्यन की सफलता के लिए आवश्यक है कि जिस देश की मुद्रा के सापेक्ष अवमूल्यन किया गया हो, उस देश द्वारा अपनी मुद्रा का अवमूल्यन नहीं किया जाए, अर्थात अवमूल्यन का कोई लाभ नहीं मिलेगा। अवमूल्यन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि आयातों तथा निर्यातों की मांग लोचदार होनी चाहिए तथा देश में वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। भारत में अब तक अवमूल्यन 3 बार 1949, 1966 तथा 1991 में किया जा चुका है। जुलाई 1991 में भारतीय मुद्रा रुपया के अवमूल्यन के प्रमुख कारण प्रतिकूल भुगतान शेष, विदेशी विनिमय कोष की समाप्ति, रुपये की गिरती कीमत, निर्यात प्रोत्साहन आदि थे। 1992-93 में उदारीकृत विनिमय प्रबंध प्रणाली लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम LERMS लागू की गई, जिसके अंतर्गत रुपये को व्यापार खाते में आंशिक परिवर्तनीय बनाया गया। वर्ष 1993-94 में रुपये को व्यापार खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया। वर्ष 1994 में रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया। रुपये के पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता पर सुझाव देने हेतु तारापोर समिति का गठन किया गया, जिसने वर्ष 1997 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में पूंजी खाते पर रुपये की परिवर्तनीयता क्रमिक ढंग से लागू करने का सुझाव दिया। भारतीय वित्तीय प्रणाली इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। भारतीय वित्तीय प्रणाली के 2 अंग हैं, मुद्रा बाजार मनी मार्केट, दूसरा है पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट। मुद्रा बाजार क्या होती है? भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार मुद्रा बाजार वह बाजार होता है जिसमें अल्पकालीन 1 वर्ष से कम मौद्रिक संपत्तियों का क्रय विक्रय होता है। मुद्रा बाजार में मुद्रा का नकदी लेन देन नहीं बल्कि विनिमय पत्रों, प्रतिज्ञा पत्रों एवं अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियों का व्यवसाय किया जाता है। इस अल्पकालीन बिलों को समीप मुद्रा नियर मनी की संज्ञा दी जाती है। भारतीय मुद्रा बाजार संगठित एवं असंगठित दोनों प्रकार का है। संगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, वाणिज्यिक बैंक, विदेशी बैंक, बीमा कंपनियां, अर्ध सरकारी संस्थाएं तथा मिश्रित पूंजी कंपनियां आती हैं। संगठित मुद्रा बाजार कौन सा बाजार होता है? संगठित मुद्रा बाजार पर भारतीय रिजर्व बैंक का प्रभावपूर्ण नियंत्रण रहता है, जबकि असंगठित भाग भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण से मुक्त है। भारतीय मुद्रा बाजार के संगठित क्षेत्र में मांग मुद्रा बाजार, राजकोषीय बिल, वाणिज्यिक बिल, व्यापारिक मुद्रा बाजार, म्यूचुअल फंड आदि आते हैं। असंगठित मुद्रा बाजार में देशी बैंकर्स, सूदखोर व्यापारी आदि आते हैं, जो अल्पकालीन आवश्यकताओं हेतु वित्त प्रपत्र प्रदान करते हैं। असंगठित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रचलित प्रपत्र हुंडी है। ट्रेजरी बिल्स, एडहाक ट्रेजरी बिल्स, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र आदि मुद्रा बाजार के उपकरण हैं। भारतीय मुद्रा बाजार का नियमन
आरबीआई द्वारा किया जाता है। भारतीय मुद्रा बाजार का नियमन किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स।